हेलो डियर स्टूडेंट, हम पीपी सर। जैसा कि आप लोगों को राउल्ट लॉ पढ़ा रहे थे, तो राउल्ट लॉ में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को राउल्ट का नियम। राउल्ट लॉ में पढ़ाया था और पहला केस मैंने बता दिया था। राउल्ट लॉ क्या बोला था मैंने? दो लिक्विड लिया था मैंने, टू लिक्विड लिया था, टू लिक्विड लिया था, टू लिक्विड लिया था, जिसमें एक सॉल्यूट लिया था, सॉल्यूट ए लिया था और प्लस सॉल्वेंट बी लिए थे। हम सॉल्यूट लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे। तो और दोनों को ही मैंने वोलेटाइल माना था। वोलेटाइल वोलेटाइल लिया था, दोनों को वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उड़ने की टेंडेंसी, जो इवापोरेट हो जाए, वेपराइज हो जाए, पानी से वेपराइज हो जाए, दोनों वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसको एक कंटेनर में रखा था मैंने। इसके लिए मैंने इसको एक कंटेनर में रखा था, एक कंटेनर में रखा था। दूसरा कलम में रखा, इसके लिए इसको मैंने एक कंटेनर में रखा था, ऐसे कंटेनर में रखा था। और तो इसमें इस कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल थे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के थे। सॉल्यूट के इधर से मिलाया गया था, ए का मिलाया गया था इसमें, और प्लस बी का भी मिलाया था, बी का भी मिलाया गया था। तो इसमें मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसमें मोल फ्रैक्शन आ गया था, मोल फ्रैक्शन एक्स ए आ गया था, एक्स बी आ गया था। तो इसको मैं सब चर्चा कर चुका हूं। पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था एक्स ए, और दूसरा मैंने बोला था पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये मैंने बोला था। ये मैंने बोला था। और इसको सॉल्व करने पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बोला गया था, इसको पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी बोले थे हम, ठीक। और इसके बाद सबको ऐड करने पे पी एस इक्वल टू आ रहा था पी ए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही मैंने बोला था, यही हमने बोला था, ठीक। ये मैंने बोला था। और इसको लेकिन ऐसे नहीं, इसको या तो एक्स ए के टर्म में लिखना है या तो एक्स बी के टर्म में लिखना है। तो इसकी मैंने बोला था, एक ट्रिक बोला था मैंने। वो ट्रिक क्या था? वो ट्रिक क्या था? वो ट्रिक था बाबा बाबा वाला ट्रिक था। बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। अगर पी बी बड़ा हो, पी नॉट बी बड़ा हो पी नॉट ए से, बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, तो क्या होता था? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ये मैंने बोल दिया था, पहले बताया था। देखो बी आया है तो ए आया है, फिर बी, ये सब क्वेश्चन बनते भी हैं। दूसरा कंसेप्ट आ सकता है पी एस या टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। मैं पहले बता चुका हूं। अगर मान लो इसको ए बी के टर्म में लिखना है तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ एक्स ए आएगा प्लस पी नॉट बी आएगा। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका है। इसमें ए बी इसके लिए ट्रिक क्या होगा, यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि रिवाइज है आप लोगों को। इसके लिए मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया था। वो ग्राफ क्या था? ग्राफ क्या था बाबू? ग्राफ क्या था? मैं मान लिया हूं अगर पी नॉट बी मोर वोलेटाइल देन पी नॉट ए, तो इसके लिए मैंने ग्राफ बोला था कि यहाँ जाएगा। इसके बारे में काफी चर्चा किया था मैंने, ठीक। ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी पी बी था, और
ये आपका एक कंडीशन ये वाला था, ये वाला कंडीशन था ये। आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, इसको मान लीजिएगा। चलो यहाँ एक्स ए था, एक्स बी था, एक्स बी यहाँ वन था, एक्स ए यहाँ वन था, एक्स बी जीरो था, एक्स ए यहाँ जीरो था। इस ग्राफ के बारे में पहले पहले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं। अब हमको बताना मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज। हाँ, अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, मोल फ्रैक्शन हेडिंग डालेंगे। मोल, यहां से चलिए पढ़ाई शुरू हो रही है। मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज के टर्म में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह पहला वाला कंसेप्ट था उसी तरह इसको देखना है। जिस तरह पहला कंसेप्ट था उसी तरह देखिएगा। एक कंटेनर है, कंटेनर में दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। इस कंटेनर में दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। इस कंटेनर में दोनों लिक्विड थे बच्चों, ए भी और बी भी। लिक्विड ए भी था, लिक्विड बी भी है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया डिजाइनिंग बना दूंगा। बाकी लगे यहाँ लिक्विड में लिक्विड है, यहाँ ऊपर जो है वेपर फेज है, वेपर फेज है। तो अब मैं बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन राउल्ट लॉ एंड डाल्टन लॉ, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज। तो देखो, ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में ए का भी लिक्विड डाला गया, सॉल्यूट का भी डाला गया, और सॉल्वेंट, ये बात हो रही है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जब वोलेटाइल नेचर के हो तब। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ए भी है, लिक्विड ए भी है और बी भी है। सॉल्यूशन के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, एक्स ए भी होगा और एक्स बी भी होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वेपर फेज में, इस वेपर फेज में यहाँ इस जगह पर, इस वेपर फेज में यहाँ इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ वेपर जहां है, इसमें मोल फ्रैक्शन होगा वाई ए और वाई बी। यह निकालना है, वाई ए निकालना है और वाई बी निकालना है मुझे। यहाँ वाई ए और वाई बी निकालना है। इसके टर्म में मुझे मोल फ्रैक्शन बता। अभी तक तो हम सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन बता रहे थे, मुझे मोल फ्रैक्शन बताना वेपर फेज में। ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताना है। तो देखो, यह एक लाइन है, अब यहां से वेपर बनेंगे, यहां से वेपर बनेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वेपर बनेंगे तो वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, यहाँ इक्विलिब्रियम आया, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताना है ये वाई ए क्या होता है और वाई बी क्या होगा। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, ए का, लिक्विड ए का और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा। तो इसके लिए मैं कैसे बताऊंगा, इसके लिए डाल्टन का रूल लगाना पड़ेगा, डाल्टन का नियम, अप्लाइंग डाल्टन लॉ, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या होता है? डाल्टन्स लॉ होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, पीटी में मान लिया हूं। अगर पीपी मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, पीपी मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, वैसे मेरा नाम भी है पीपी। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब मान लीजिए ए के लिए अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पीए इक्वल टू आएगा
मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहा था, वेपर फेज वाई के यह हो जाएगा वाई ए के लिए वेपर फेज में वायु होगा, तो यहाँ लिखेंगे वाई ए। क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, नीट में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वाई ए इंटू टोटल प्रेशर को मैं पीटी मान लू, पीटी, तो इसको मैं पीटी को क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर निकालना है, पीएस भी मान सकता हूं, तो ये भी हमारा सही क्वेश्चन है। तो मैं इसको कर लूँ, पीए को मैं लिख सकता हूँ, पहले भी पढ़ चुके हैं, पी नॉट ए एक्स ए, और इसको वाई ए इंटू पी एस ऐसे भी कह सकते हैं, या मुझे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लूँ, एक्स ए इक्वल टू वाई ए अपान पी नॉट ए इंटू पी एस, और वाई ए पूछेगा मोल फ्रैक्शन, यह निकाल के आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। इसी तरह अगर सिमिलरली मुझे एक्स बी निकालना हो, एक्स बी निकालना हो, एक्स बी, तो क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू वाई ए अपान पी नॉट ए इंटू पी एस। दोनों को हम अगर जोड़ते हैं, एक्स ए और एक्स बी दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू, एक्स ए और एक्स बी जोड़ते हैं, ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, चलिए आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, इसको देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी अगर देखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1, और एक्स ए क्या आया था, एक्स ए आया था, और देखो एक्स ए जो हमारा आया था, यहां देखिए, यहीं से लगा दे रहा हूं थोड़ा, हाँ ये तरीका सही है, यहीं से देख सकता हूं। देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा बाबू, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। अब वैल्यू यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, देखिए वाई ए अपान पी नॉट ए इंटू पी एस प्लस वाई, एक्स बी को लिख सकता हूं, एक्स बी या वाई बी होना चाहिए, वाई बी, और ये पी नॉट बी होना चाहिए, गलत लिखा गया है, वाई बी और हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा इंटू पी एस इक्वल टू 1। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, एक्स बी वाई बी अपान पी नॉट बी इंटू पी एस, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ से पी एस कॉमन लेंगे हम, पी एस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई पी नॉट बी इक्वल टू 1, वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई बी अपान पी नॉट बी इक्वल टू 1 बाई पी एस। ये हमारा रिलेशन है मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज में। अब इसमें ग्राफ बता दूं क्या होता है, तो ग्राफ, इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसके लिए मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, क्या देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ध्यान पड़ेगा, हमने पढ़ा था पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन रहता है तो राउल्ट का नियम पढ़ा था, ये वेपर फेज के लिए फार्मूला है। तो देखिएगा यह रेसिप्रोकल है, अगर मान लीजिए इसका ग्राफ जो होता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको पहले ही मैंने बता चुका हूँ, पी बी
पी नॉट बी, इसे मैंने बता चुका है आपको, एक्स बी के टर्म में बता चुका हूँ। तो इसको मैं उसी के टर्म में अगर बाबा बाबा इसको इसको ये लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, पी नॉट ए लिख लीजिए। ये बता चुका हूं मैं। इसी के टर्म में मुझे इसके टर्म में अगर इसको निकालना हो, इसके टर्म में इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपका होगा 1/PS, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/PS इक्वल टू 1/P नॉट बी माइनस 1/P नॉट ए इंटू वाई बी प्लस 1/P नॉट ए। उसी के टर्म में निकालना है। तो इसको जो ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, अगर मान लीजिए 1/y इक्वल टू mx हो, या y इक्वल, या ऐसे फार्मूला हो, या ऐसे देखिए y इक्वल टू 1/x होता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता था, ऐसे बनता था। लेकिन मुझे उसी के टर्म में फाइंड करना, उसी के टर्म में मुझे फाइंड करना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो क्या बनेगा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह मोल फ्रैक्शन के रूप में, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज के रूप में बता रहा हूं मैं। यहाँ पहले आइडियल जो आइडियल सोल्यूशन था, आइडियल सोल्यूशन राउल्ट का नियम का, उसका ग्राफ मैं पहले प्लॉट कर ले रहा हूं। बाबू यह वेपर फेज, वेपर प्रेशर था, यहाँ भी वेपर प्रेशर था, यहाँ मोल फ्रैक्शन आपका था। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको वेपर फेज के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मुझे वेपर फेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वेपर फेज क्या होता है? तो वेपर फेज में अगर बताना हो तो इसको वाई ए मानू, यहाँ वाई बी मानू, यहाँ आपका पी नॉट बी है, पी नॉट ए है, ठीक। तो अब मैं कुछ ये बताने का प्रयास करूंगा। इस लाइन के, ये जो लाइन है इक्विलिब्रियम वाली लाइन, ये लाइन जो इक्विलिब्रियम वाली लाइन है, ये लाइन इक्विलिब्रियम की लाइन जो है, डायग्राम जो मैंने बनाया था डब्बे वाला ये वाला, और मुझे यहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था ये लाइन जो है, ये इक्विलिब्रियम की लाइन, लिक्विड वेपर जो इक्विलिब्रियम में आ रहा था, उस लाइन को यहाँ समझिएगा। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ लिक्विड की टेंडेंसी ज्यादा होती, तो लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ऊपर लिक्विड फॉर्म होगा, यह 100% लिक्विड वाला टर्म होगा। और ये वेपर फेज में जो आएगा, वेपर फेज में नीचे होगा। यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड, गैस के लिक्विड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी प्रेशर बढ़ाने पर। वो बताने का मैं इसको ग्राफ अलग से अलग वीडियो में सेपरेट में पढ़ाऊंगा, जब डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगा तब डिस्टिलेशन के लिए अलग ग्राफ बताऊंगा, बढ़िया सबके बारे में बताऊंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ाऊंगा, सब में बताऊंगा। हाँ, ड्यू पॉइंट क्या होता है वो सब बताऊंगा। तो देखिए 100% लिक्विड है, इधर क्या है, वेपर है, 100% वेपर है, वेपर है 100%। तो मुझे ये करना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था, तो यही वाला बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। वेपर फेज में पूछ रहा है तो वेपर में ऐसे ही नीचे आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे बनेगा इसका, समझे। ये राउल्ट का नियम है इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में कैसे बनता है ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ वाई ए की वैल्यू 1 आएगी, वाई बी की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, एक्स ए की वैल्यू 1 आएगी, एक्स भी होगा नहीं, वाई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पी नॉट ए है। यहाँ एक्स भी 1 होगा, एक्स ए नहीं होगा, और वाई ए भी नहीं होगा, इसलिए 0 रखा गया। ये वेपर फेज के रूप में, वेपर फेज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। इस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं पहले। इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, क्या होता है अगर इसी ग्राफ को उल्टा कर दिया जाए, इसी ग्राफ को मैं उल्टा कर दूं, इस ग्राफ को मैं ऐसे बना दूं, उल्टा कर दूं इस ग्राफ को, तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर का कंसेप्ट आ जाएगा। इसी ग्राफ को मैं उलट दूं, उल्टा कर दूं,
तो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर ग्राफ को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ टेम्परेचर का कंसेप्ट, यहाँ टेम्परेचर लिख दूं, यहाँ टेम्परेचर लिख दूं, T0 भी लिख दूं, यहाँ T0 ए लिख दूं, बाकी मोल फ्रैक्शन ही लिख दूं, तो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आ जाएगा तो पूरा सिस्टम उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आपका लिक्विड हो जाएगा, इस जगह लिक्विड हो जाएगा, यहाँ वेपर हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इधर लिक्विड हो जाएंगे, इधर लिक्विड हो जाएंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या कंसेप्ट होता है? बॉइलिंग पॉइंट में हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर इस ग्राफ को टेम्परेचर, वहाँ वेपर प्रेशर था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा था। ये हमारा उसका ग्राफ है। अब बच्चों को अक्सर होता है न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाए, तो न्यूमेरिकल लगाने का मैं तरीका सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो, न्यूमेरिकल आता है तो वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में पूछता है। अक्सर लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे यूनिट कन्वर्जन का ज्ञान होना चाहिए। यूनिट का ज्ञान होना चाहिए। यूनिट ऑफ प्रेशर के ज्ञान मुझे न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट क्या होती है? इस प्रेशर को मैं बोल सकता हूं वेपर प्रेशर। देखिए, बहुत लोगों को मैं देखता हूं बिना यूनिट करवाए ही, बिना यूनिट बताए ही लोग बता देते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका बिल्कुल अलग है, सबसे बिल्कुल अलग है। पहले मैं यूनिट बताऊंगा, ठीक है, यूनिट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे एंट्री करूंगा। तो पहले मैं यूनिट, प्रेशर की यूनिट, वेपर प्रेशर या प्रेशर कहें तो इसकी जो प्रेशर की यूनिट होती है, मैं लिख दूं प्रेशर के यूनिट का खेल। इसका खेल क्या है? यूनिट का खेल। तो प्रेशर की जो जनरल यूनिट होती है 1 atm होती है। प्रेशर की जनरल यूनिट होती है, प्रेशर की जनरल यूनिट जो होती है, क्या होती है बाबू? 1 atm होती है। 1 atm। तो इसको आपको ध्यान देना है। प्रेशर की जो जनरल यूनिट होती है 1 atm होती है। प्रेशर की जनरल यूनिट 1 atm होती है। और जनरल यूनिट, अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, 1 atm लेते कहाँ हैं? तो 1 atm जो कंसीडर करते हैं, थोड़ा मैं फिजिक्स में जाऊंगा, पढ़े होंगे आप लोग। 1 atm को जब हम कंसीडर करते हैं, मान लो 1 atm आपका है, तो इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। जो पारा होता है Hg, मरकरी की हाइट यहां से, इसमें मरकरी का, ये मरकरी है, Hg, पारा इसी को कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 76 सेंटीमीटर होती है। 76 सेंटीमीटर होती है। और 76 सेंटीमीटर क्या है? Hg है। तो ऐसे कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर Hg किसके बराबर होगा? 1 atm के बराबर होगा। ये समझ में आया है? एक चीज और मैं बताऊंगा। देखो, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, सॉरी 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, यूनिट का ज्ञान होना चाहिए। जब तक यूनिट नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कभी दे देगा, बार देगा, कभी पास्कल दे देगा, अभी हेनरी लॉ में क्वेश्चन दे देता है। सब भूल सकते हैं आप लोग। जब तक यूनिट का ज्ञान नहीं हो पाएगा तब तक हम राउल्ट का नियम कैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, बच्चे को कितना नॉलेज है? बच्चा आप इतना जानेगा नहीं, बच्चों को पूरा बताना पड़ेगा। इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा इसको। राउल्ट का नियम कम से कम 10 घंटे का होगा मेरा, और उस टाइप के मैं वीडियो बनाऊंगा मैं बढ़िया से। तो इसको मैं लिख सकता हूं 760 mmHg। सेंटीमीटर को अगर mm में कन्वर्ट किए हैं तो 10 से गुना किए हैं, तो 760 mmHg इक्वल टू 1 atm। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आपके सामने mmHg आएगा।
तो पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी मैं तो बताने जा रहा हूँ सब कुछ। एक और मैं काम की चीज बताऊंगा, बढ़िया चीज बता रहा हूँ, काम की चीज, क्वालिटी वाली चीज, एक क्वालिटी वाली चीज बताऊंगा। देखो एमएमएचजी को मैं क्या बोलता हूँ, एमएमएचजी को सुनिएगा बाबू बच्चों ध्यान से, एमएमएचजी को हम क्या बोलते हैं, टार भी बोलते हैं, टार, इसको टार भी कहते हैं, टार भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम होता है टार, तो ऐसे भी कह सकते हैं 760 क्या हो रहा है, 760 एमएमएचजी को मैं क्या लिख सकता हूं, टार लिख सकता हूं, टार इक्वल टू 1 एटीएम। इक्वेशन 3 हो गया। तो 3 हमारे फार्मूले तो ऐसे आ गए, ये राहुल नाम है, आपको डिस्टर्ब करेंगे, इतने फार्मूले ऐसे आ सकते हैं, ऐसे यूनिट का खेला हो सकता है। अब एक और चीज मैं बताऊंगा, एक और अक्सर आता है आपके सामने पास्कल वाली चीज, वो भी मैं बता दे रहा हूं, वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए P इक्वल टू होता है एच डी जी, इसको सॉल्व करने पे आता है जो पास्कल वैल्यू, इसकी कुछ और वैल्यू होती है, फिजिक्स में पढ़िएगा 101325, ठीक है 325 पास्कल होता है, पास्कल होता है। और यह जो होता है यह एटीएम के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, 1 एटीएम, ये भी इसको कह सकता हूँ। तो इसको पहला मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 एटीएम इक्वल टू 101325 पास्कल। इसको इक्वेशन 4 दे दिए, या इसको और भी कह सकता हूँ, एक और फार्मूला कह सकता हूँ 101.325 एक किलो पास्कल, इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। तो 1 एटीएम ये भी हो सकता है, इसको इक्वेशन 5 दे दिया मैं। एक चीज और है, एक चीज और मैं और बता दूं आपको, एक चीज और है, तो इसको मैं और लिख सकता हूं, एक चीज और मैं बताऊं, 10⁵ पास्कल को मैं कहूंगा एक बार बोलूंगा, ये भी परेशान करेगा, ये भी यूनिट परेशान करेगा हेनरी लॉ में आपको। कितना 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 एटीएम। और इतनी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इतनी चीज को मैं क्या इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने बोला है बार लिख सकता हूं। तो 1.01325 बार इक्वल टू 1 एटीएम। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इतने यूनिट कन्वर्जन है। क्या क्या मैंने बता दिया, थोड़ा देखते हैं क्या क्या मैंने बोला है। इसको थोड़ा छोटा मैं करूं, हाँ छोटा करूं, हाँ प्रेशर की यूनिट का खेल, प्रेशर की यूनिट का खेल। देखो प्रेशर की यूनिट का खेल क्या है, देखो प्रेशर की यूनिट का खेल क्या है, एक एटीएम मैंने लिखा। पहला इक्वेशन में देखो, तो पहले इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, 76 सेंटीमीटर एचजी, ऐसे लिख सकता हूं। ये पहला यूनिट आ गया। दूसरे इक्वेशन में देखोगे 760 एमएमएचजी। थर्ड में क्या आ गया, 760 टार, ठीक। अब फिर इक्वेशन 4 में देखेंगे 101.325 पास्कल, ठीक। और भी कह सकते हो 101.325 किलो पास्कल। एक और चीज होता है इक्वेशन 5 में, 6 में देखेंगे 1.01325 बार। ए यूनिट कन्वर्जन था एटीएम में, वेपर प्रेशर के
के लिए यूनिट कन्वर्जन का खेल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लग पाएंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा राउल्ट क्लार्क का वेपर फेज में और लिक्विड फेज में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। उसके बाद फिर बताऊंगा, अगला नेक्स्ट बताऊंगा आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए कंडीशन क्या होगा। लंबी वीडियो बनेगी, राउल्ट लॉ का 10 घंटे का कम से कम वीडियो आएगा, और आप लोग मन से पढ़िए। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। जीरो से लेके हीरो सुपर हीरो तक आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।